हेलो गाइस। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है आपकी बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पोइट्स एंड पैनकेक्स। इस चैप्टर के अंदर मैंने बच्चों से जब बात की तो बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है क्योंकि इसके अंदर कोई प्रॉपर स्टोरी लाइनअप है ही नहीं। राइट गाइस। पर आज जो मैं आपको ये चैप्टर समझाने जा रहा हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं। आप इनको एक बार गो थ्रू करेंगे तो आसानी से अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर पाएंगे और फुल मार्क्स भी गेन कर पाएंगे। तो गाइस देखिए क्या है, ये जो चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स, रिटन बाय तमिल राइटर अशोक मित्रन। ये जो तमिल राइटर है ना, अशोक मित्रन, ये एक्चुअली इनका पेन नेम है। अब कहोगे पेन नेम क्या होता है गाइस? देखो क्या होता है, बहुत सारे राइटर्स अपने असली नाम से नहीं लिखते, वो किसी दूसरे नाम से लिखते हैं, उसको कहा जाता है राइटर का पेन नेम। इनका जो असली नाम था वो था जगदीश त्यागराजन। क्या नाम था गाइस? जगदीश त्यागराजन। यहाँ पे जो तमिल राइटर है वो बात करता है, वो बेसिकली क्या है, ये जो चैप्टर है ना पूरा का पूरा, वो एक बुक है माई ईयर्स विद बॉस। माई ईयर्स विद द बॉस उस बुक का एक पार्ट है, यानी कि एक एक्सर्प्ट है। राइट, क्या है गाइस? ये एक्सर्प्ट। स्पेलिंग ध्यान से देना, EXCERPT। एक्सर्प्ट का हिंदी में मतलब होता है अंश। राइट। और यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्या है, वो राइटर अपने उन दिनों की बात करता है जब वो जेमिनी स्टूडियो, किसकी बात कर रहा है? जेमिनी स्टूडियोज, जो कि मद्रास चेन्नई में था। जब वो वहां पर था तो वो अपना लाइक एक्सपीरियंस या वहां पे ओवरऑल वर्क कल्चर कैसा था, लोग कैसे थे, ओवरऑल अलग अलग डिपार्टमेंट्स कैसे थे, कुछ इंपॉर्टेंट विजिट्स, ये कई लोग जो आए या इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज थी उनके बारे में यहाँ पर जिक्र करता है। ये जो जेमिनी स्टूडियो था, इट वॉज ओन्ड बाय SS वासन। ठीक है, हु ओन द जेमिनी स्टूडियो गाइस? SS वासन वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात होती है, चाहे वो मेकअप बॉय हो, मेकअप डिपार्टमेंट हो, या प्रॉपर हायरार्की वहां पे फॉलो की जाती थी, लॉयर्स के बारे में या स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में, उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। और स्टार्टिंग के टाइम पे इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी। आई एम टॉकिंग अबाउट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये इंडिपेंडेंस से पहले की बनी हुई कंपनी थी, 1940s के आसपास। और अगर आप लोगों को कोई पुरानी मूवी देखने का शौक है तो आपने देखा होगा, दो नंगे से बच्चे होते हैं, धर्मेंद्र टाइप की टाइम की कोई मूवी देखोगे, उसमें ऐसे पीपड़ी बनाते होते हैं, पिप 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 पिप, है ना? तो वो जो इसका लोगो था, ये इसका लोगो था, वो टाइम टू टाइम चेंज हुआ, अभी आपको इमेज में भी दिखा देंगे साथ साथ। तो यहाँ पे गाइस आपको बेसिक चीजें समझ आई। अब यहाँ पे हमें क्या बात करनी है, अलग अलग चीजों के बारे में बात करनी है। पहले बात होती है, तो गाइस बात करते हैं मेकअप रूम की। सबसे पहले क्या था कि ये जो जेमिनी स्टूडियो था, जैसे हमने बात की कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोगों के बारे में। तो सबसे पहले बात होती है यहाँ पे मेकअप रूम की। तो पहली बात होती है इसकी लोकेशन की कि ये था कहाँ। तो गाइस मेकअप रूम जो था जेमिनी स्टूडियो का, यानी कि जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो मेकअप रूम था वो उस जगह पे था जो कभी रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल हुआ करता था। अब कहोगे रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल, अगर आप में से कोई ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट है तो आपने शायद रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुना होगा। रॉबर्ट क्लाइव वो बंदा था जिसने अंग्रेजों की या ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है ना, जो राज करना था या कॉलोनिज्म था या अधिकार करना, सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने ही शुरू किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने 1957 में जो बैटल ऑफ प्लासी थी उसके अंदर बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसको हराया था।
और वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज उस समय के, अभी जो डिटेल में जानते हैं उनको पता होगा, वहां से इनका राज शुरू हुआ था। तो ये उस बिल्डिंग में था, ये उस जगह पे इसका मेकअप डिपार्टमेंट था जो कभी रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था, राइट गाइस। और ये क्या था, ऊपर की तरफ था। और यहाँ पे जो एक टर्म आई है पैनकेक, पैनकेक एक्चुअली क्या था, पैनकेक वॉज द नेम ऑफ अ ब्रांड, वॉज द नेम ऑफ अ मेकअप ब्रांड जो आर्टिस्ट उस समय पर यूज किया करते थे, ठीक है ना। और ये फर्स्ट फ्लोर पर था। अब क्या था, जो मेकअप रूम था, जो रूम था, इट हैड इनकेंडेसेंट लाइट्स ऑल अराउंड। भाई देखो क्या था, एक तो शीशे ही शीशे थे चारों तरफ, शीशे के साथ साथ चारों तरफ लाइट्स लगी थी। आप तो शायद नहीं जानते होगे, ठीक है ना, 20-25 साल पहले जो आजकल एलईडी लाइट्स चलती है ना, एलईडी की जगह पे इनकेंडेसेंट लाइट्स चलती थी। इनकेंडेसेंट लाइट्स क्या थी कि वो बहुत ज्यादा रोशनी तो देती हैं, रोशनी के साथ साथ उसमें से बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। तो जिन लोगों को मेकअप करवाना पड़ता था या जो करते थे, दे हैड टू फेस लॉट ऑफ फियरी, लॉट ऑफ मिजरी, वी कैन से, और फियरी मिजरी, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी उन लोगों को ड्यू टू हीट एंड लाइट्स। तो आपने क्या देखा, पहला क्वेश्चन अगर कई बार आपसे मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में पूछता है तो दो तीन चीजें हैं। मेकअप डिपार्टमेंट की लोकेशन क्या थी, पैनकेक क्या था, पैनकेक वाज द नेम ऑफ अ ब्रांड दैट वाज यूज्ड फॉर द मेकअप ऑफ आर्टिस्ट। एंड सेकंड थिंग, ठीक है ना, इसके अंदर इनकेंडेसेंट लाइट्स थी जिससे बहुत ज्यादा हीट और लाइट निकलती थी, तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी जिनको मेकअप करवाना पड़ता था। दूसरी चीज इसमें आती है गाइस, नेशनल इंटीग्रेशन। क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन। अब ये क्या है, राष्ट्रीय एकता। ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था ना, ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक कैसे था, क्योंकि इसके अंदर जो लोग थे वो भारत के अलग अलग जगहों से जुड़े हुए थे। कहता है, इट अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इट वॉज हेडेड बाय अ बंगाली। सबसे पहले इसका जो हेड था वो क्या था, एक बंगाली व्यक्ति था, बंगाल का रहने वाला व्यक्ति था। हु वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन। उसके बाद, ठीक है, सक्सीडेड, बंगाली की जगह कौन व्यक्ति आ गया, एक महाराष्ट्र का व्यक्ति आ गया। ही वॉज असिस्टेड बाय अ कन्नड़ी, ठीक है, एक कन्नड़ी व्यक्ति इसको असिस्ट करता था फ्रॉम धारवाड़। और एक दूसरा व्यक्ति था, वो था आंध्रा से। आप क्या देख रहे हो, पहले बंगाली व्यक्ति था इसका हेड मेकअप डिपार्टमेंट का, फिर एक महाराष्ट्रियन व्यक्ति बना, उसकी जगह पे उसके दो असिस्टेंट थे, एक कन्नड़ी था, कन्नड़ी मतलब कर्नाटका साइड का, और दूसरा एक व्यक्ति था जो था आंध्रा से, फ्रॉम कन्नड़ी फ्रॉम धारवाड़। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोकल तमिल्स थे, लोकल तमिल्स, जो लोकली वहां पे तमिलनाडु साइड के लोग जो थे वो भी थे। तो इस तरह से दस द डिपार्टमेंट प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, कि इस एक डिपार्टमेंट के अंदर देश के अलग अलग जगहों के लोग जो थे एक ही साथ मिलजुल करके काम करते थे। एंड दे यूज ट्रक लोड ऑफ पैनकेक्स, मतलब ट्रक भर भर करके ये पैनकेक्स जो था, मेकअप का जो सामान जो था वो आता था, जो कि आसानी से दैट एंड अदर लोशंस टू मेक एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू अ हाइडियस मॉन्स्टर। तो एक अच्छे खासे दिखने वाले व्यक्ति को एक खूंखार मतलब जानवर कह लो या शैतान की तरह चेंज कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ द मेकअप। फाइन गाइस, यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको। आगे, अब ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था, यहाँ पे स्ट्रिक्ट हायरार्की भी फॉलो की जाती थी। हायरार्की, आई होप यू अंडरस्टैंड। हायरार्की का मतलब क्या था कि भाई देखो, चीफ एक्टर्स, जो मेन एक्टर्स हैं, भाई ऑब्वियस सी बात है, जो लीड कर रहा है, प्रोटोगोनिस्ट है स्टोरी का, या जो मेन हीरो है और जो हीरोइन है, उसका एक्टर, उसका मेकअप कौन करता था, मेन एक्टर्स, चीफ मेकअप मैन। जो मेकअप मैन डिपार्टमेंट जो था ना, हेड था उसका, जो चीफ था वो करता था। सीनियर असिस्टेंट जो थे, नंबर 2 हीरो हीरोइंस, राइट है। जो नंबर 2 हीरो हीरोइंस थे उनको कौन देखता था, सीनियर मेकअप मैन। उसके बाद उसके बाद जूनियर लाइक असिस्टेंट होता था, वो देखता था मेन कॉमेडियन को।
राइट। सीनियर असिस्टेंट किसको देखता है? नंबर 2 हीरो हीरोइंस को। मेन कॉमेडियन को कौन देखता था? जूनियर असिस्टेंट। इसके अलावा और जो ऑफिस बॉय थे वो बाकी का जो क्राउड होता था उसके मेकअप के लिए जिम्मेदार होते थे। फाइन गाइस। तो अभी तक आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो मेन एक्टर्स, नंबर 2 हीरो हीरोइंस, मेन कॉमेडियन और जो ऑफिस बॉय होते थे वो बाकी के क्राउड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो अभी तक आपने सारा का सारा किसके बारे में देखा? मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में देखा। तो गाइस जो ऑफिस बॉय थे उनका काम था क्राउड को देखना। तो ऑफिस बॉय एक्चुअली ऐसा नहीं था कि कोई लड़का था, ठीक है, वो एक आदमी था इन हिज अर्ली 40s। एक्चुअली वो स्टूडियो में आए थे टू बिकम अ स्टार हीरो, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, लिरिक्स राइटर या किसी अच्छे रोल के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली दे एंडेड अप बिकम अ ऑफिस बॉय। बट वो लास्ट में क्या बनकर रह गए? ऑफिस बॉय। उन्हीं ऑफिस बॉय में से एक की बात है कोतमंगलम सुब्बू। यहाँ पे बात हो रही है गाइस सुब्बू की। सुब्बू के ऊपर कई बार कैरेक्टर स्केच भी आता है, क्वेश्चन भी आता है इस चैप्टर से, तो इसलिए इसको ध्यान से देखें। कोटमंगलम सुब्बू, इसका कैरेक्टर स्केच। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो था, जेमिनी स्टूडियो के जो ओनर थे वो थे मिस्टर एस एस वासन, एंड ही वाज आल्सो एडिटर ऑफ अ तमिल वीकली आनंद विकटन। अन्ना आनंद विकटन नाम का एक डेली न्यूज़पेपर था, उसके भी वो जो थे ना एडिटर थे। अब ये जो कोतमंगलम सुब्बू था ये एस एस वासन का राइट हैंड था, ठीक है। ही वॉज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 था, मतलब एस एस वासन के बाद मेन यही व्यक्ति था जो सारी चीजें देखता था। सुब्बू जो कि एक ब्राह्मण था और उसकी एक एबिलिटी थी कि ही ऑलवेज लुक चेयरफुल ऑल द टाइम्स, एंड ही वाज द मैन हु गेव डेफिनेशन एंड डायरेक्शन टू द जेमिनी स्टूडियोज। इसके साथ मिलकर के फिल्म मेकिंग जो था वो बहुत ही मतलब मजेदार काम हो जाता है। इट बिकेम शेयर प्लेजर, एंड ही वाज द राइट हैंड मैन ऑफ द बॉस, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, ठीक है। और सुब्बू के साथ एक और खास बात थी कि ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म। वो एक्चुअली बना ही फिल्मों के लिए था, एंड ही वॉज सेल्फ मेड मैन, अपने दम पे बना हुआ व्यक्ति था। उसने काफी डिफिकल्ट और अनसर्टेन टाइम्स को फेस किया। सुब्बू हमेशा खुश रहता था, चाहे अगर उसकी टीम या जो स्टूडियो था कभी फ्लॉप फिल्म भी बन जाती थी उसके बावजूद भी। एंड ही यूज्ड ऑल हिज क्रिएटिविटी, ऑल हिज एनर्जी एंड एडवांटेज टू द बॉस। जैसे कि आपने देखा कि ही ऑलवेज बीन सीन एंड अटैच्ड टू द स्टोरी डिपार्टमेंट विद द बॉस। हमेशा बॉस के साथ ही रहता था और कई बार स्टोरी डिपार्टमेंट के साथ भी इंगेज रहता था, अपने इनपुट्स देता रहता था टाइम टू टाइम। एंड सुब्बू was actually tailor made for films. Tailor made for films. He was actually tailor made for films. अगर कोई प्रोड्यूसर was not satisfied with the scene, तो he would come out with 14 more alternatives. वो और भी बहुत सारे alternatives लेकर के सामने आ जाता था। He was a good poet, जिसने आम आदमी के लिए भी काफी कुछ लिखा, and no doubt he was an amazing actor too. वो जो था बहुत अच्छा एक्टर भी था। तो आप देखोगे इसीलिए इसको कहा गया है मैनी साइडेड जीनियस। मैनी साइडेड जीनियस। जैसे कि आपने देखा कि पोइट भी है, एक्टर भी है, प्रोड्यूसर का भी हेल्प करता है, स्टोरी डिपार्टमेंट में भी हेल्प करता है, और उसके मन में सभी के लिए जेन्युइन लव था। पर कई सारे ऑफिस बॉय जो थे वो सुब्बू को, ठीक है, रीजन समझते थे अपनी वोज यानी कष्ट और नेग्लेक्ट का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसको ज्यादा टेंशन मिलती थी, बाकी लोगों को टेंशन ज्यादा नहीं मिलती थी, इसलिए। यहाँ तक क्लियर हुई बात गाइस? तो आपने दो चीजें देखी अभी तक। पहला हमने देखा मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में, फिर हमने कोतमंगलम सुब्बू के कैरेक्टर के बारे में देखा। तीसरा इसमें फिर स्टार्ट होता है गाइस स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में, और स्टोरी डिपार्टमेंट में भी एक इंसिडेंट आता है लॉयर का। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्टोरी डिपार्टमेंट, राइट है। स्टोरी डिपार्टमेंट असेंबली ऑफ पोइट्स एंड राइटर्स भी, ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टोरी डिपार्टमेंट था उसमें बहुत सारे भाई राइटर्स भी थे, पोइट्स भी थे, पर उनके अंदर एक अलग व्यक्ति और था, वो था लॉयर,
ठीक है जी। ए लॉयर क्लोज टू द बॉस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट। वो भी स्टोरी डिपार्टमेंट का पार्ट था। कई बार लीगल इनपुट्स लेना होता था, या कोई स्टोरी लिख रहे हैं, कोई बात लिख रहे हैं, कहीं वो लीगली गलत तो नहीं है, उस सबको चेक करने के लिए एक लॉयर भी जो था स्टोरी डिपार्टमेंट का पार्ट था। एक बार एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बट थोड़ी सी मूडी एक्ट्रेस बर्स्ट आउट ऑन द सेट्स। वो एक बार भड़क जाती है सेट पे, जबकि सब कोई हैरान था, सरप्राइज था, चुपचाप देख रहे थे। द लॉयर स्विच्ड ऑन क्वाइटली। वो क्या करता है, चुपचाप से जो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट होता है उसका बटन ऑन कर देता है। तो बाद में जब वो एक्ट्रेस अपनी आवाज उस रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट से सुनती है, शी वाज स्ट्रक डम, एकदम हैरान रह जाती है। दैट वाज द एंड ऑफ हर फिल्म करियर। वो जो था उसके फिल्म करियर का एंड था। उसके बाद शी वाज नो मोर, और बेसिकली नो मोर इन द सेंस शी डिडंट वर्क इन द इंडस्ट्री। तो इसलिए कह सकते हैं अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी, लॉयर ruined द ब्राइट करियर ऑफ अ टैलेंटेड, ठीक है, बट मूडी एक्ट्रेस ऑन द सेट्स। अब लॉयर के साथ जो हमने बात की गाइस, एक इंसिडेंट तो देखा आपने कि एक्ट्रेस करियर ruined, कि एक तो उसने क्या किया, एक्ट्रेस का जो करियर था उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ से ही वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ ट्यून। ये जो था बाकी लोगों से एकदम अलग था। मतलब ये समझ लो कि वो कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं था, बट फिर भी वो वहां पे रहता था। बाकी सब लोग क्रिएटिव थे, स्टोरी को सोचना बनाना इस तरह का उनका काम था। अब वो चुपचाप अलग से बैठता था। द लॉयर स्टूड आउट, ठीक है ना, फ्रॉम द अदर्स फिजिकली एज वेल एज मेंटली। वो मतलब जो उसकी ड्रेसअप था वो भी टोटली डिफरेंट था, और मेंटली भी वो टोटली डिफरेंट था। While other wore khadi uniform, he wore pants, tie, sometimes a coat. बाकी सब तो खादी, उस टाइम 1950s यानी कि आजादी के आसपास का समय था। सब लोग खादी कपड़े पहनते थे, ठीक है ना, कुर्ता पजामा टाई, और वो पहन के आता था कोट टाई पैंट कोट वगैरह। वो अकेला सबसे अलग दिखता था और असहाय भी दिखता था। ही वॉज अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। एक लाइन में कह रहा हूँ गाइस, आपके एग्जाम में कई बार स्टेटमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। A man of cold logic in the crowd of dreamers, राइट। इसको कई बार एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। तो गाइज ये था क्या, देखो बाकी सभी लोग क्या था, क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। क्राउड ऑफ ड्रीमर्स में बात हो रही है पोइट्स की, राइटर्स की। तो पोइट्स और राइटर्स का काम क्या है कि दे डाइव इनटू देयर इमेजिनेशन एंड ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग डिफरेंट क्रिएटिव। जबकि इसका काम क्या था कि जो भी क्रिएटिव उन्होंने फाइंड आउट किया है, जो बनाया है, उसके अंदर से लीगल पॉइंट्स को ढूंढना, ठीक है ना। तो उसका अनक्रिएटिव काम था, इनका क्रिएटिव काम था। इस चीज को डिस्टिंग्विश करती है ये लाइन, अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन द क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। एंड ही वाज अ न्यूट्रल मैन इन अ ग्रुप ऑफ गांधीइट्स एंड खादीइट्स। बहुत सारे लोग उस समय गांधी जी को फॉलो करते थे, खादी पहनते थे, पर वो जो था वो टोटली डिफरेंट था, राइट गाइज। तो अभी तक हमने देख लिया कि भाई मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में, सुब्बू के बारे में देख लिया, स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में देख लिया, लॉयर के बारे में देख लिया। अब इसमें विजिट्स की बात आती है कि उस समय पर, ठीक है ना, कुछ लोग और कुछ ग्रुप्स ने भी इनके जेमिनी स्टूडियोज में विजिट किया था। उन्हीं में से एक था MRA। MRA क्या था, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। अब ये आर्मी का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आर्मी थी, लड़ाई करने के लिए आए थे, राइट। इट वॉज फ्रैंक बुचमैन्स, एक मतलब फॉरनर थे, फ्रैंक बुचमैन। उनके ग्रुप का नाम था MRA। इसके अंदर 200 लोग थे। इट हैड 200 पीपल बिलोंग टू 20 डिफरेंट नेशंस, जो अलग अलग 20 देशों से बिलोंग करते थे, राइट गाइस। तो उन्होंने उस जेमिनी स्टूडियो के अंदर दो नाटक किए, जिन दो नाटकों का नाम था, एक था जोथम वैली
और एक था फॉरगॉटन फैक्टर। और ये जो इन्होंने दो प्ले किए, जो दो नाटक किए, बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में किए थे। उनके सेट्स और कॉस्ट्यूम जो थी एक नंबर की थी। उसको बहुत सालों तक लाइक जो जेमिनी स्टूडियो या अदर जो डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने उसको कॉपी किया। इसके अलावा यहाँ पर एक इंग्लिश पोएट, देखिए इंग्लिश का मतलब होता है द पर्सन हु बिलोंग टू इंग्लैंड। इंग्लिश पोएट थे स्टीफन स्पेंडर, नाम सुना होगा आपने। इन्होंने भी यहाँ पर विजिट किया। अब इनकी विजिट जो थी ना, वो स्पेशली यहाँ पे मेंशन इसलिए की गई है कि वो एक अनएक्सप्लेन मिस्ट्री थी, मतलब एक ऐसा रहस्य था जिसको कभी सुलझाया ही नहीं गया। अब हुआ क्या कि उस समय पे एक पोएट जो थे वो जेमिनी स्टूडियो में आने वाले थे। स्टाफ जो था, वहां के जो लोग थे, उन्होंने केवल वर्ड्सवर्थ और टेनिसन के बारे में सुना था। स्टीफन स्पेंडर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन थी नहीं किसी को। आखिरकार शाम को 4 बजे के करीब जो पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर, वो वहां पहुंचते हैं। एंड ही वाज टॉल, वेरी इंग्लिश, एकदम लंबे कदकाठी थी उनकी, पूरे अंग्रेज जो थे, और बहुत ही सीरियस टोन में वो जो है वहां पर आ जाते हैं। बॉस जो है एक लंबी सी स्पीच उनके वेलकम में पढ़ते हैं। उसके बाद पोएट बोलना शुरू करते हैं, बट किसी को समझ नहीं आता, right? No one knew what he was talking, and the main problem was his accent. Accent का मतलब लहजा, जो कहने का तरीका था। आपने देखा होगा ना कि ब्रिटिशर जो अलग अलग नेशंस में, फॉर एग्जांपल इंग्लिश को ही अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। I would like to call upon Mr. Jaldo। आपने इस तरह से भी सुना होगा, जैसे अमेरिका साइड हो गया, डोनाल्ड ट्रम्प की स्पीचेस सुनी होंगी, तो कई बार जो एक लेमैन है, एक आम आदमी है, उसको उनकी इंग्लिश समझ भी नहीं आती है। तो वही सेम प्रॉब्लम उनके साथ थी। उसका जो एक्सेंट था, कहने का तरीका था, वो डिफरेंट था। उतने ज्यादा फेमिलियर थे नहीं वो उस एक्सेंट से लोग, तो उनको समझ ही नहीं आया हुआ क्या। 1 घंटे की स्पीच के बाद लगभग पूरा 1 घंटा जो सारा ड्रामा था चलता है, उनके लिए तो ड्रामा ही था, वो समझ नहीं आया। तो पोइट जो था, पोइट भी काफी परेशान सा लग रहा था। तो अगर हम शॉर्ट में कहे जाए, उसके बाद पोइट चले जाते हैं वहां से। इन शॉर्ट, द विजिट ऑफ इंग्लिश पोइट स्टीफन स्पेंडर रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री टू ऑल ऑफ देम। तो आपने देखा दो चीजें वहां पर, फाइन। एक एमआरए की विजिट के बारे में देखा आपने, राइट, और दूसरा देखा स्टीफन स्पेंडर की विजिट के बारे में। तो इस तरह से आपने इस पूरे चैप्टर में कुछ मेन मेन इंसिडेंट्स को देखा, ठीक है। पहला स्टोरी डिपार्टमेंट, कोतमंगलम सुब्बू, ओ सॉरी, पहला आपका था मेकअप डिपार्टमेंट, फिर कोतमंगलम सुब्बू, फिर स्टोरी डिपार्टमेंट, फिर विजिट्स। विजिट्स में एमआरए की विजिट थी और स्टीफन स्पेंडर की विजिट थी, राइट गाइस। तो एक बुक का जिक्र आता है, द गॉड दैट फेल्ड टू, गॉड दैट फेल्ड, यानी कि एक ऐसा भगवान जो फेल हो गया। कहने का मतलब है कि इंसान जो है भाई, जिस आशा से अपने ईस्ट के पास, गॉड के पास जाता है, अगर वो उसको नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं निराश होता है। ऐसा ही कुछ उस किताब के अंदर लिखा हुआ था। किताब का नाम है द गॉड दैट फेल्ड। इसके अंदर बेसिकली 6 ऐसे हैं, राइट, 6 पैराग्राफ्स हैं, बहुत जाने माने लोगों के, राइटर्स के, जो कभी ना कभी अपने जीवन में कम्युनिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए। और उसमें इस तरह से दिखाया गया है कि उन्होंने कम्युनिज्म को भगवान माना, बट वो उनको वो देने में असमर्थ रहा जिसकी आशा से वो उसके पास गए थे, एंड लेफ्ट देम डिसइल्यूजन्ड। और उनका जो सपना था वो भंग हो गया, उनकी जो आशा थी वो खत्म हो गई। उन 6 राइटर्स में से एक थे स्टीफन स्पेंडर, जिन्होंने कई साल पहले जेमिनी स्टूडियो का विजिट किया था, राइट। जब अशोक मित्रन उस किताब में उनका नाम देखता है तब उसको रियलाइज होता है कि एक्चुअली स्टीफन स्पेंडर कितने महान राइटर थे, राइट गाइस। तो इसी नोट के साथ ये जो चैप्टर है खत्म हो जाता है। ये जितनी चीजें मैंने बताई है, ये मेरे ही, ठीक है, समराइज शॉर्ट नोट्स हैं, जो डिस्क्रिप्शन में हमने अपने चैनल का लिंक दिया हुआ है। चैनल, व्हाट्सएप चैनल की बात कर रहा हूं, जिसमें आपको सभी चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे और हर एक चैप्टर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। सिलेक्टेड इन द सेंस 5 और 6 क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली आपके एग्जाम्स में आते हैं। अगर आप इतना ही प्रिपेयर कर लेते हैं, दैट वुड बी इनफ फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस, राइट गाइस। तो और भी चैप्टर्स की वीडियोस और कंटेंट के लिए, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको कैसा लगा इसको कमेंट जरूर करें।
Thank you. That's all we have for today. See you in the next video. Till then, Jai Hind. Bye bye.